हेलो क्लास 9 के चैंपियन बच्चों, बायोलॉजी की जब बात आती है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है, वो है डायग्राम। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डायग्राम्स कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई भी डायग्राम बिना लेबलिंग के डायग्राम नहीं माना जाता। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बायो के ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, वो मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा। और डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैं बताऊंगा। आप उसके बेसिस पर आप पढ़िएगा जब भी एनसीईआरटी पढ़िएगा, है ना। ताकि डायग्राम हम पढ़ तो रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि एग्जाम में अगर कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए या डायग्राम बनाने को आ जाए तो हम बना सके। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है द सेल, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें जो पहला डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। और इसीलिए आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है इसे न्यूक्लियस नहीं कहा है, क्या कहा है? न्यूक्लियोइड का है। बाकी राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और बैक्टीरिया है तो सेल वॉल भी होगा, है ना। और ये जो प्रिमिटिव सेल होता है, सिंपल सेल होता है, जिसमें क्या सेल ऑर्गेनेल्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और अगर आपको डायग्राम में देखकर ये पूछे कि ये किसका सेल है, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, तो आप सीधे सीधे आंसर देंगे क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। और कभी ये पूछ लिया जाए कि इसको डायग्राम एरो करके दे दे कि ये एक्स क्या है, तो आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ न्यूक्लियोइड है। तो इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाना भी आना चाहिए, बनाने के साथ साथ लेबलिंग पे भी ध्यान रखना चाहिए। और कौन सी लेबलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एनिमल सेल का डायग्राम। एनिमल सेल में आपको याद रखना है सेल वॉल नहीं होता। तो यहाँ डायग्राम में आप देखो कहीं भी सेल वॉल मेंशन नहीं है, सिर्फ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक सेल मेम्ब्रेन बनानी है। सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच, यानी अगर आपने कोई सेल बनाया तो सेल के बीचों बीच आपको क्या मेंशन करना है? ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सेल का न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की बाहर जो कवरिंग होती है वो भी 2 लेयर की होती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसको यहां मेंशन किया है और उसी कवरिंग को न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं। डन। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की कवरिंग न्यूक्लियर एनवेलप। फिर न्यूक्लियस से सटा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ स्मूथ है कुछ रफ है ना। क्या है? कुछ रफ है। जिस पे राइबोसोम होगा वो रफ होगा। बाकी ये वाला स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ऐसे डॉट डॉट राइबोसोम भी हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं और अलग से साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सेंट्रियोल हो गया। फिर न्यूक्लियस तो है ही, और जो अंदर का लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, और लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यानी एनिमल सेल में आपको याद रखना है क्या क्या मेंशन करना है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ दोनों, और साथ ही साथ गोल्गी अपरेटस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये गोल्गी अपरेटस के हैं। तो ये डायग्राम आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया एनिमल सेल। अब एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल भी तो होता है। अब ये डायग्राम देखकर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा सेल है तो आप कहोगे प्लांट सेल। तो कैसे पता चला? तो एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर एक और लेयर सेल मेम्ब्रेन। तो क्या यहाँ सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों है? हाँ, ये देखो सेल वॉल और ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। तो जब आपने देखा कि ये दोनों प्रेजेंट है, मतलब ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल है। व्हाट इज दिस? प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तो होते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल और होते हैं। जैसे कि ये आपको देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट जो केवल प्लांट सेल में होगा। बात समझ में आई? क्लियर? क्लोरोप्लास्ट के अलावा बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां भी होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी होगा, गोल्गी अपरेटस यहां भी होगा, न्यूक्लियस यहां भी होगा,
लाइसोसोम यहां भी होगा, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, बाकी ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहां भी आपको डायग्राम, हाँ ये स्ट्रक्चर बहुत मेंशन नहीं किया है, व्हाट इज दिस। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको पता है, वहां लिखा हुआ है कि जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल का जो प्लांट में जो वैक्यूल का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो सेल का अधिकतर एरिया तो ये वैक्यूल का ही कवर कर रहा है। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े साइज का होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे साइज का होता है। तो इसको भी मेंशन कर दोगे तो बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब तो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मेंशन करना है, न्यूक्लियस दोनों में मेंशन करना है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में मेंशन करना है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मेंशन करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है, तो सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल में मेंशन करना है। तो ये डायग्राम की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर आपने प्रैक्टिस से आएगा तो इस डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये डायग्राम जो आखिरी डायग्राम है इस चैप्टर का, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायग्राम देखकर आपको पूछ सकता है कि ये किस टाइप का डायग्राम है, कौन सा सेल डिवीजन है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक सेल, ये एक पेरेंट सेल है, और एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बन रहे हैं, 2, और क्रोमोसोम का नंबर सेम है, 1 2 3 4, कितने क्रोमोसोम, 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम, यहाँ भी 4 क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का नंबर सेम हो और एक सेल से 2 सेल बने, ऐसा सेल डिवीजन क्या कहलाता है, माइटोसिस। और ये हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चोट लग जाएगी, है ना, फिर नए सेल्स आ जाएंगे, क्यों, माइटोसिस हुआ। लेकिन जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं, वहां जो सेल डिवीजन होता है, उसके कारण जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। देखो 1 2 3 4, कितने क्रोमोसोम है, 4 हैं, लेकिन जो डॉटर सेल है उसमें देखो कितने क्रोमोसोम, 1 2 2 2 2। तो एक सेल से 4 सेल बने और क्रोमोसोम हाफ हो गया, ऐसा सेल डिवीजन मियोसिस कहलाता है। और ये केवल और केवल हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव टिश्यू में होता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम देकर पूछे तो आप समझ जाओ, देख लो पहले कि डायग्राम में क्रोमोसोम हाफ हो रहा है कि नहीं। क्रोमोसोम हाफ हो गया तो वो मियोटिक सेल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है तो माइटोसिस सेल डिवीजन है, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है बायो का टिश्यू। टिश्यू में आप लोग 2 टाइप के टिश्यू पढ़ते हो प्लांट टिश्यू में, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जिसमें सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है, उस मेरिस्मेटिक टिश्यू का अलग अलग लोकेशन पे पाए जाने के कारण उसका नाम अलग अलग है। यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू अलग अलग लोकेशन पे पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका नाम अलग अलग है। अगर शूट और रूट के टिप पे पाई जाएगी, टिप पे, तो वो हो जाती है एपिकल मेरिस्टम। अगर वो नोड्स पे पाई जाती है तो वो हो जाती है इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ऐसा मेरिस्मेटिक टिश्यू जो प्लांट को चौड़ा, यानी प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, वो हो जाता है लैटरल मेरिस्टम। और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, टिश्यू चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, यानी लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका लोकेशन इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है, आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरकैलरी, एपिकल और लैटरल। एपिकल ध्यान रखना है, शूट और रूट टिप, शूट और रूट के टिप पे, इंटरकैलरी नोड्स पे, और जो लैटरल मेरिस्टेम है वो क्या करता है, इंक्रीजेस गर्थ ऑफ स्टेम। इंक्रीजेस गर्थ ऑफ स्टेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेरिस्मेटिक टिश्यू के अलावा दूसरा टिश्यू कौन सा होता है प्लांट में, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भी सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, यानी 2 टाइप का। तो इस वाले डायग्राम में प्लांट में पाए जाने वाले सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप्स बताया गया है। सिंपल परमानेंट
सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से? तो ये पहला वाला है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की पहचान होती है कि सेल्स के बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी खाली जगह होती है। दूसरा होता है कोलेनकाइमा, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये रहा आपका जो डायग्राम, ये कोलेनकाइमा का है। और थर्ड होता है स्क्लेरेनकाइमा, जो कि बहुत लिग्निन के डिपॉजिट के कारण, थिक लिग्निफाइड वॉल्स के कारण ये बहुत हार्ड होता है। तो हस्क ऑफ कोकोनट है ना, सीड्स और नट्स के उसमें लेयर में पाया जाता है, आउटर कवरिंग में। ठीक है, तो ये आपका जो है ये दोनों डायग्राम ये स्क्लेरेनकाइमा का है। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और ये दोनों डायग्राम स्क्लेरेनकाइमा का। बात समझ में आ गई? तो ये हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो 3 टाइप के, उनका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर लेबलिंग है ना, लेबलिंग से पहचानने को दे सकता है। आपको ये वाला डायग्राम देकर पूछेगा कि ये कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो जब आपने देखा ओ लिग्निन की डिपॉजिट है, थिक लिग्निफाइड वॉल, यानी सेल वॉल में लिग्निन की डिपॉजिट है, ऐसा कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जिसमें लिग्निन की डिपॉजिट होती है? स्क्लेरेनकाइमा। तो इस तरीके से ये जो हिंट के फॉर्म में जो लेबलिंग है वो आपके याद करने के लिए हिंट है। हिंट याद रहेगा, डायग्राम याद रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का जो डायग्राम है वो यहाँ है, फ्लोएम का डायग्राम है वो यहाँ। जाइलम में आप देख रहे हो ये ट्रैकिड्स, ये वेसल्स है, ये जाइलम पेरेन्काइमा का डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और ये फ्लोएम का है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कॉम्पेनियन सेल्स, ये उसका डायग्राम है। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जाइलम क्या करता है? पानी और पानी में डिसॉल्व मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो फोटोसिंथेसिस से होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम हेल्प करता है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ये 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को भी आ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तक तो प्लांट टिश्यू चल रहा था। अब स्टार्ट होता है एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में आता है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू भी अलग अलग टाइप्स के हैं उनका शेप के अकॉर्डिंग। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये स्क्वैमस है। कौन सा? स्क्वैमस, जो बिल्कुल एकदम फ्लैट है, टाइल्स की तरह। ठीक है, ये देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी लेयर है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एक के ऊपर एक लेयर है, ये होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। जैसे हमारे स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ये वाली टिश्यू पाई जाती है, क्योंकि वियर एंड टियर चलता है, तो ऊपर वाली लेयर हट गई तो फिर उसकी जगह नीचे वाली लेयर आ जाएगी, है ना। तो ये जो लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू होता है उसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ठीक है, डन। और फिर अगर एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स का शेप क्यूब्स की तरह हो तो वो हो जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जहां सेल का शेप क्यूब की तरह हो वो हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जहां कॉलम की तरह यानी लंबी लंबी पेंसिल की तरह सेल्स का शेप हो, देखो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को हम बोलते हैं कॉलमनर। और कॉलमनर में भी अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो वो कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर हो जाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एपिथेलियल टिश्यू है जिसका डायग्राम ये दिया हुआ है, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो ये 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम आपको दिया है एनसीईआरटी में, इसको पढ़ लेना। और साथ ही साथ ये कहाँ पाई जाती हैं, इनका लोकेशन क्या है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डन। चलिए, फिर आता है आपका कि जो एनिमल टिश्यू में जैसे एक एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एक होता है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू में हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। ये जो पहला वाला डायग्राम है ये स्ट्राइटेड मसल्स का है, जिसे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, चाहे स्केलेटल कहो चाहे स्ट्राइटेड कहो। ठीक है, देख रहे हो कैसा है,
सिलेंड्रिकल है ना, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्लियर। और ये वाला जो स्पिंडल शेप की सेल्स होती हैं यानी पॉइंटेड एट एंड्स, ऐसी जो होती है, ये हो गया आपका अनस्ट्राइटेड, जिसे स्मूथ मसल भी कहते हैं, है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और ये जो लास्ट वाला डायग्राम देख रहे हो, जो सिलेंड्रिकल है लेकिन ब्रांच्ड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, यानी एक न्यूक्लियस होता है, ये आपकी कार्डियक मसल है, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर, इनके सेल्स का जो कैरेक्टर है वो भी पूछा जाता है, मतलब इनमें कैरेक्टर्स लिखो। तो जैसे ये दोनों तो सिलेंड्रिकल शेप की हैं लेकिन ये ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड है, ये वाली ब्रांच्ड है, और ये वाली स्पिंडल शेप की है। पहली वाली मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाकी दोनों यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। तो इस तरीके से आपको इनके कैरेक्टर्स भी याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में आता है एनिमल टिश्यू में एक और टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू किससे बना है? नर्व सेल से, और नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं। और ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम, यानी एक नर्व सेल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और ये डायग्राम बनाने को आता है। डायग्राम के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट्स है ये सब डेंड्राइट है, ये है सेल बॉडी, है ना, ये रहा न्यूक्लियस, फिर ये वाला जो पार्ट है ये एक्सॉन है, और लास्ट में जाकर ये ख़त्म जहाँ हो रहा है वो है नर्व एंडिंग, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब नर्व एंडिंग है, क्लियर। सिग्नल डेंड्राइट से चलता है और कहाँ जाकर ख़त्म होता है? नर्व एंडिंग पे जाकर ख़त्म होता है, यानी सिग्नल का फ्लो इस तरीके से होता है। और क्या पता है इसमें लेबलिंग गायब करके आपको XYZ बोल दे और बोलता है पूछे कि XYZ बताओ नाम, तो लेबलिंग ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, बायो का जो लास्ट चैप्टर है वो ये है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब यहाँ कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं, बस एक ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, बाकी तो आपके इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो एक ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम जो इंटरक्रॉपिंग का है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब कि जैसे ये खेत है, खेत में ये देखो फूल गोभी है, यहाँ कुछ दूसरा प्लांट नज़र आ रहा है, और फिर यहाँ बंद गोभी है। यानी एक ही समय पर एक पैटर्न मतलब A वैरायटी की सब्जी, B वैरायटी की सब्जी और C वैरायटी की सब्जी, ABC, फिर ABC, यानी एक ही फील्ड पर एक ही समय एक डिफिनिट पैटर्न में हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप ग्रो करें तो इस क्रॉपिंग को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। और ये डायग्राम इंटरक्रॉपिंग का है क्योंकि सारे जो प्लांट हैं वो एक जैसे नहीं हैं। ये लेयर एक जैसे की है, ये लेयर एक जैसे की है, और ये लेयर एक जैसे की है। यानी सेम टाइम पर हम एक फिक्स्ड पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं? दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। तो ये हो गया इंटरक्रॉपिंग का डायग्राम, ठीक है। और इस चैप्टर में यही एक डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, बाकी इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरीन फिशेस कौन सी हैं, फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, उसके एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही सब है। तो आई होप कि यहाँ हमने सारे डायग्राम्स को कवर कर लिए। आपको भी पता चल गया कि क्लास 9th बायोलॉजी में, साइंस में बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से हैं जो हमको पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है तो पूछिएगा, और ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी क्लास 9 बाई अड्डा 24/7 पे। चैनल को जाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।